स्क्रीन तो मेरे को दिखाई दे रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? शांति, हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। तो मैं काम करता हूँ, ये एग्जिट करके फिर से मैं हाँ वो हेलो सर। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? तो मैं अक्षय, अक्षय दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो आप एक बार रिकनेक्ट करो, है ना? शांति, तो क्वेश्चन नंबर 90 90। सर 0.45 होगा क्या? 0.45, ठीक है। Anybody else? अक्षय दूसरा को 91। सर 91 ठीक है सर। अम्लान 45 और 0.45, ठीक है। सबको आया 0.45? सर मेरा नहीं आया सर। कहीं नहीं आएगा, चलो ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The armature resistance of a 6-pole lap-on DC machine, 6-pole lap-on DC machine is 0.05, है ना? So armature resistance of a 6-pole, मतलब पोल कितना है आपके हाथ में? नंबर ऑफ पोल्स इज 6 और लैप ओन्ड है और उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है RA is equal to 0.05 ohm. If the armature is rewound as wave winding,
व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा वेव वाइंडिंग करने से? तो लैप वाउंड होने से इतना दिया हुआ है, वेव वाउंड होने से कितना होगा? हमको क्या पता है कि लैप वाउंड में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होते हैं लैप वाउंड में? So A is equal to P. A equal to P, so 6 number of parallel paths है। टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 0.05। तो रेजिस्टेंस पर आर्म और ईच पाथ है ना, रेजिस्टेंस पर पाथ कितना हो जाएगा? RA into A होगा कि नहीं होगा? आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना हो जाएगा? एक पाथ का रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का 6 पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पाथ है। तो एक आर्म का रेजिस्टेंस कितना होगा? RA मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा कि नहीं होगा? शांति 0.05 into 6 कितना है? 0.3 ओम। ये निकल गया आपका एक पाथ का रेजिस्टेंस, एक पाथ का रेजिस्टेंस निकल गया। अब अगर हम इसी मशीन को अगर वेव वाइंडिंग करें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज 2, इसको हम A डैश बोल देते हैं। वेव वाइंडिंग में 2 होंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर्स चेंज होंगे क्या? नहीं, सेम रेजिस्टेंस रहेगा ना। उसी को सिर्फ क्या कर रहे हैं कि 2 पैरेलल पाथ में, यहाँ पे 6 पैरेलल पाथ में डिवाइडेड था, अभी 2 पैरेलल पाथ में करेंगे। तो एक पैरेलल पाथ का अगर रेजिस्टेंस आपका 0.3 था, तो आपका अगर इसी को अगर 2 पैरेलल पाथ में आप डिवाइड करते हो तो कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पैरेलल पाथ इन लैप वाउंड resistance of each parallel path in lap wound multiplied by number of parallel path divided by आपका 2 कितना आ जाएगा? 0.3 into 6/2 is equal to 3 9, ये आएगा आपका 0.9 ओम। सो 0.9 ओम ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ ईच पाथ इन वेव वाइंडिंग, एंड 2 पैरेलल पाथ में डिवाइडेड है वेव वाइंडिंग में, तो रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय देखो एक बार चेक करो।
91 ऑप्शन बी, 91 का ऑप्शन देखते हैं, पहले 90 को सॉल्व कर लेने दो। अभी ठीक है, हम जब लैप ओन में इसको रेजिस्टेंस को डिवाइड किए तो 6 पैरेलल पाथ बनाए, है ना, 6 पैरेलल पाथ बनाए यहाँ पे, और यही सारे कंडक्टर्स को फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 पैरेलल पाथ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस कितना होता है। सो एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस ऑफ ईच पैरेलल पाथ इन लैप ओन and multiplied by this, ये आपको बनेगा टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई ए अगर करते हो तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स, और टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अभी कितना पैरेलल पाथ बना रहे हैं, 2 पैरेलल पाथ बना रहे हैं, so divided by 2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ईच पाथ। तो अगर एक पाथ का वेव वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है 0.9, तो टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.45। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. सो अभी सेकंड 91 क्या बोल रहा है कि लैप ओन्ड आर्मेचर वाइंडिंग फिटेड विथ ए कम्यूटेटर, लैप ओन्ड आर्मेचर वाइंडिंग फिटेड विथ ए कम्यूटेटर एंड ए पेयर ऑफ ब्रशेस on its rotated on it is rotated at a speed of nr in a rotating magnetic field having p poles. So lap on machine है, armature winding fitted with a commutator and a pair of brushes on its is rotated at a speed of nr in a rotating magnetic field having p poles. Okay, if and rotating at a speed of nf in space, nf and nr both being the same direction, the frequency of induced voltage across the brushes on the commutator is, तो frequency का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, Pn by 120. Frequency is equal to P delta n अपन 120. 120. दोनों फील्ड का जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 120, है ना। सो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना है, NF माइनस NR, रिलेटिव स्पीड विल बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है, NF and NR both are in the same direction, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड विल बी योर NF माइनस NR multiplied by your P number of poles divided by 120, यही तो होगा अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 91 क्लियर? हाँ sir, clear. 92, a 4-pole DC generator is running at 1500 RPM. The frequency of the current in the armature winding is Sir, 50 hertz. 50 हर्ट्ज। ये तो सिंपल सा है, 4 पोल होने से 50 हर्ट्ज हो जाएगा ना। सेम चीज क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी F is equal to P delta n by 120. So P is 4, 4 into 1500 n is 1500 divided by 120. Next one, an 8-pole DC generator has a simple wave on the armature containing 32 coils and of 6 turns each. Acha. Its flux per pole is 0.06 Weber. The machine is running at 250 RPM.
द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज इज, निकालो सर निकाल लिया सर। ना। सर 384 वोल्ट निकला है। वेरी गुड, बाकी लोग भी कर लो सब सर लोग। हाँ बोलो। सर एक्चुअली प्रॉब्लम था सर, फ्लक्स जो है उसका सर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। क्या गड़बड़? मतलब सर मैंने जो इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज है वो सर फ्लक्स ZN/60 किया था मल्टीप्लाइड बाय P बाय A। सर फ्लक्स जो है सर मतलब मैंने पढ़ा था इसलिए सर 0.06 लिख दिया था। तो वो फ्लक्स का सर एग्जैक्ट वैल्यू सर 0.606 ही होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो 0.06 दिया हुआ है ना, इस फ्लक्स पर पोल तो दिया हुआ है आपको। ओह हाँ मैंने मतलब सर थोड़ा माइंड में गई थी फ्लक्स का वैल्यू, मैंने सोचा कि 0.06 ही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपका। फ्लक्स चेंज हो सकता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा 0.06 रहेगा। हाँ सर ठीक है। सो ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है ना। हाँ सर डायरेक्ट फॉर्मूला में है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? टोटल फ्लक्स P into phi, टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय RPM डिवाइडेड बाय 60, तो फ्लक्स पर सेकंड इन ये हो जाएगा एक कंडक्टर के लिए, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एंड total number of conductor is divided into a parallel path, so divided by a। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या है भाई, यहाँ पे देखते हैं 8 पोल डीसी जनरेटर, तो 8 पोल, phi is given your 0.06 multiplied by n, सर 250 सर 250 RPM 250 divided by 60 into किस टाइप का ये है, वेव वाइंडिंग है, सो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज 2। अच्छा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज, सर वेव बाइंडिंग में सर 2 ही होगा। हाँ और क्या बच गया, जेट नंबर ऑफ कंडक्टर्स 32 कॉइल्स, सो 32 कॉइल्स के लिए 6 टर्न ईच, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स? जेड इज, हाँ 32 कॉइल्स, एक कॉइल में कितना कंडक्टर? 2 एक कॉइल में 2 कंडक्टर, सो टोटल हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय कितना टर्न का है? 6 टर्न का, 6 सर 384 384, so multiplied by 384, इसको कैलकुलेट करके देखो, 8 2 0 60 कितना निकला? 384 वोल्ट, ऑप्शन सी है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? शांति भाई, आस्था समझ में आया है। रणमीत, यस सर। समझ में आ रहा है? तो करो तो 94 को कितना हो गया, 93 हो गया, 94 करो।
सर 41.83 होगा क्या? गलत। कैसे किया ये बताओ? रनामित का करेक्ट हो गया। वेरी गुड। कैसे किया अक्षय? सर पहले जो पोल था सर उसको मतलब फ्लक्स लेके किया सर, लास्ट फॉर्मूला जो फ्लक्स लेके किया था वैसे ही किया था। इसमें सेकंड देखो, सेट इसमें देखो हाँ क्या, सर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है आपका EMF induced in a conductor of a machine. The EMF induced in a conductor of a machine driven at 600 RPM. तो अपने पास दिया हुआ है स्पीड, इक्वल टू हाँ सर 600। स्पीड दिया हुआ है। The peak value of flux density is 1 Weber per meter square. तो अपने पास flux density दिया हुआ है 1 Weber per meter square. The diameter of the machine is 2 meter. So diameter is 2 meter. And
Length of the machine is 0.3 meter. Length of the machine is 0.3 meter. So EMF induced in a conductor. एक कंडक्टर में कितना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो अपने को निकालना है. फ्लक्स दिया हुआ है और लेंथ पता है, स्पीड पता है, डायमीटर पता है. मशीन का डायमीटर पता है, लेंथ पता है, लेंथ पता है. तो एक ही कंडक्टर का ना निकालना है. तो एक कंडक्टर अगर कोई भी एक कंडक्टर अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड पे है, ठीक है, तो उस कंडक्टर पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्या फॉर्मूला होगा? सर BLV. यस. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड in a conductor is equal to your B into L cross V. यही तो होता है ना? So BLV, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री पे है, तो LV sin थीटा, थीटा is equal to 90 डिग्री. So BLV, अभी अपने पास क्या है? B तो दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मशीन दिया हुआ है, बाकी बचा V, स्पीड. तो स्पीड आप कैसे, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? डायमीटर अपने को पता है, स्पीड पता है आरपीएम में. तो एक कंडक्टर ये वाला कितना, एक सेकंड पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही हो जाएगा इसका वेलोसिटी, है ना? हाँ निकल गया यार. BL इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्वाइस पाई आर. टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक कंडक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा तो ट्वाइस पाई आर. और एक सेकंड पे कितना करेगा, n/60. सो आपका BL इंटू ट्वाइस आर को आप लिख दो पाई d n/60 हो जाएगा. अभी आप निकाल सकते हो, B पता है, L पता है, D पता है, N पता है, पाई का वैल्यू पता है. मारो कैलकुलेटर करके देखो. कितना निकला? $18.84. ठीक. 18.84 is the correct answer. ठीक है. किसी भी फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे जब कोई भी एक कंडक्टर प्लेस्ड है, L लेंथ का कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड पे, और फील्ड स्ट्रेंथ इज योर B फ्लक्स, और ये कंडक्टर अगर मूव करता है V वेलोसिटी से, तो हमको पता है कि EMF कितना हो जाएगा, BL L क्रॉस V. ओके. सो BLV sin theta. Now theta is 90 for all machines. So ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, sin 90 = 1, तो बच जाता है आपका BL. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज व्हाट, कितना नंबर कर लिया हमने? 94, 95, 95। Determine the flux per pole of for 6-pole DC machine having 240 wave connected conductors. 240 conductors. It generates an open circuit voltage of 500 volt. Okay. Terminal voltage दिया हुआ है, which is running at 1000 RPM. फ्लक्स पर पोल निकालना है, पी निकालना है, तो फॉर्मूला पे आ जाएगा। ये सिंपल है, फॉर्मूला है। सर ये N5P Z/60 से निकल हाँ जाएगा ना? हाँ, ये सेम आपका ये E is equal to N/60 into Z/A। ये तो यहाँ से आपको सिर्फ फ्लक्स पर पोल निकालना है ना, 5 को निकालना है। So, सर और जो 500 वोल्ट है वो ई हो जाएगा ना? yes, yes, next 96। चलो इसको कर लो, कैलकुलेट करके देखो तो कितना आता है। आंसर इज योर 0.042। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट वन करते हैं। 96 देखो क्या दिया है। "24 slots to pole lap on DC machine has 18 turns per coil"। ये वाला करो। नहीं छोड़ दो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 96 को छोड़ दो, दूसरा प्रॉब्लम तो 96 को छोड़ दो। इसको निकाल देंगे। ये वाला करो तो देखो, a shunt generator delivers 195 ampere at a terminal PD of 250 volt. The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively.
the iron and friction losses equal to 950 watt. The friction losses equal to 950 watt. Find EMF in generated. Number 2, copper losses. Number 3, output of the prime mover. Number 4, all efficiencies. इसको करो तो
हो गया सबका? copper loss 2050 watt. Okay, total copper loss ठीक है रनामी, good job. और अभिषेक दास 254 वोल्ट, जनरेटेड ईएमएफ 254 वोल्ट, ठीक है। अक्षय क्या हुआ हो? $53.47, 0.95 and 50. नहीं नहीं, ये क्या दिया तुम अभिषेक? 54 एफिशिएंसी है क्या? हाँ सर, वो लास्ट वाला मैकेनिकल एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी कितना निकला है? Is not visible. Okay. So अभी ठीक है अक्षय? अच्छा, 3.47.95%, 95.9, ठीक है। नहीं, एफिशिएंसी में गड़बड़ हुआ है अभिषेक। ओके सर, कॉपर लॉस कैसे निकालता है सर भूल के? कॉपर लॉस, कॉपर कहाँ पे यूज हो रहा है देखो ना। शांट फील्ड है तो आर्मेचर में लगेगा, और आपका शांट फील्ड में भी कॉपर रहेगा। आर्मेचर कॉपर लॉस निकालो, शांट फील्ड कॉपर लॉस निकालो, टोटल कॉपर लॉस निकल जाएगा। चलो हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शांट जनरेटर, सर प्लीज एक्सप्लेन। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन लिख लिया सबने ना? तो ए शांट जनरेटर, तो मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी आपका इस ढंग का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले तो जनरेटर बनाए। एक शांट जनरेटर है, और शांट जनरेटर कैसा दिखता है? ये रहेगा आर्मेचर, इसमें लगेगा रेजिस्टेंस, और जनरेटर है भाई, तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। और शंट फील्ड है, शंट जनरेटर है, तो अपना जो फील्ड कोयल है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगा होगा, है ना। लोड कहाँ पे होगा? इस साइड में हम अपना लोड लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा लोड। अब क्या दिया है? ए शंट जनरेटर डिलीवर्स 195 एम्पियर एट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा? यहाँ पे जनरेटेड नहीं, रेटेड। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब रेटेड 250 वोल्ट, यहाँ पे मिला मेरे को V। और करंट कितना जा रहा है इधर? 195 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये कौन सा करंट हो जाएगा? लोड करंट। नाउ द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शांट फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.02 एंड 50। तो इस शांट फील्ड का रेजिस्टेंस है 50 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.02। The iron and friction loss is equal to 950 watt। तो आयरन लॉस दिया हुआ है और फ्रिक्शन लॉस मतलब टोटल कांस्टेंट लॉस दिया हुआ है आपका, रोटेशनल लॉस है ना। ओके 950 वाट हमको निकालना है जनरेटेड ईएमएफ। तो सबसे पहले देखो
टर्मिनल वोल्टेज पता है, यहाँ पे कितना है 250 वोल्ट है, तो आर्मेचर के अक्रॉस पे कितना वोल्ट होगा 250 वोल्ट होगा, शंट फील्ड के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा 250 वोल्ट ही होगा, है ना, तीनों तो पैरेलल है, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है जनरेटेड ईएमएफ। फर्स्ट क्वेश्चन ईएमएफ जनरेटेड, सो पहला काम है अपने को ईएमएफ डेवलप्ड और ईएमएफ जनरेटेड निकालना है। ईएमएफ डेवलप्ड और ईएमएफ जनरेटेड क्या है, दिस आर्मेचर ईएमएफ। तो यहां से अगर आप देखते हो शंट फील्ड में, तो ईएमएफ जो डेवलप हुआ तो कितना होगा, दिस वोल्टेज, जितना वोल्टेज यहाँ पे है प्लस आपका जितना आर्मेचर कोयल पे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया उतना होगा ना, सो ईजी will be equal to EG or generated or EA armature EMF will be equal to V plus IA into RA। होगा कि नहीं होगा, जितना वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज तो पता है, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस पे, सो दिस वोल्टेज प्लस आर्मेचर वोल्टेज कर देने से अपना ये आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आइए पता है क्या अपने को, आइए तो पता नहीं है, आइए दिया नहीं है, ये आइए निकालना पड़ेगा। अपने को पता है आईएल पता है, आईएल आईए कितना होगा, आईए विल बी इक्वल टू आईएल प्लस आईएसएच, आईएल प्लस आईएसएच होगा, है ना। आईएसएच पता है क्या, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है अभी 250 वोल्ट ही लगेगा इस 50 ओम के अक्रॉस पे, तो आईएसएच निकाल लो, आईएसएच विल बी इक्वल टू 250 अपन 50, सो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आईएसएच, तो आईए कितना है, आईए विल बी इक्वल टू योर 5 प्लस 195 लोड करंट, 195 मतलब 200 एम्पियर, 200 एम्पियर आईए है, आरए हमको पता है 0.02 है, वोल्टेज पता है, तो जनरेटेड ईएमएफ निकाल सकते हैं, ईजी विल बी इक्वल टू 250 वोल्ट प्लस 250 प्लस आईए 200 इंटू 0.02 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.02 होने से 0.24, 250 प्लस 200 4 800 100 कट गया 2 2 4 254 वोल्ट। समझ में आया जनरेटेड वोल्टेज, एनीबॉडी हैज एनी डाउट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है, ईएमएफ जनरेटेड हो गया, कॉपर लॉसेस निकालना है। कॉपर लॉस कहाँ पे हो रहा है, कॉपर लॉस होगा अपना इस आर्मेचर पे, आर्मेचर के कोयल पे और फील्ड के कोयल पे। तो आर्मेचर के कोयल पे कितना करंट जा रहा है भाई, आईए करंट जा रहा है, आईए तो हमने निकाल दिया है 200, और आईएसएच करंट जा रहा है 50 ओम के अक्रॉस पे, तो दोनों ही पता है, तो टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, बड़ा आसान से निकलेगा, टोटल कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू आईए स्क्वायर आरए प्लस आईएसएच स्क्वायर आरएसएच। होगा कि नहीं होगा, होगा, सो ये कितना आएगा, आईए इज 200 स्क्वायर इंटू 0.02 प्लस आईएसएच इज आईएसएच कितना था भाई, आईएसएच 5 एम्पियर, इंटू 50, सो कितना आ जाएगा, 4 0 2 प्लस
50, 25, 25, 125, 1250। सो कितना हो गया यहाँ पे, 00 बच जाएगा, 800 प्लस 1250 कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका 8 9 10 मतलब 2050। सबका आया कॉपर लॉस? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया से। अगर आप एक बार ये स्केमेटिक बना लेते हो उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हो सारा चीज। अभी कॉपर लॉस निकाल लिया, कॉपर तो और कहीं पे लॉस होगा नहीं, आर्मेचर पे होगा, शांत फील्ड पे होगा, हो गया भाई, निकल गया कॉपर लॉस। अब क्या बाकी बचा, आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर। अभी आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर बोलने से क्या समझ में आता है, आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर बोलने से क्या समझ में आता है, पहले ये बताओ। ये जनरेटर है ना, शांत फील्ड जनरेटर है जो ईएमएफ जनरेट कर रहा है। ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है, जब हम इस आर्मेचर को घुमा दे रहे हैं, है कि नहीं? कौन घुमाएगा इसको? प्राइम मूवर घुमाएगा। और प्राइम मूवर कौन है? टरबाइन है। अपने प्राइम मूवर लगा कर रखा है, कोई भी टरबाइन लगाया है तो टरबाइन शाफ्ट को घुमाएगा, वही होगा उसका आउटपुट। तो जो घुमा रहा है दैट इज नथिंग बट योर मैकेनिकल इनपुट। टरबाइन जो घुमाएगा, जो पावर देगा, वो होगा आपका मैकेनिकल इनपुट, है कि नहीं? आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर इज नथिंग बट the mechanical input to the generator. Am I right or wrong? Yes sir. So output of the prime mover मतलब total mechanical input, और total mechanical input अगर अपने को निकालना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टोटल ईएमएफ डेवलप कितना है? 254। कितना हो गया ईएमएफ डेवलप्ड यहाँ पे? तो टोटल ईएमएफ डेवलप्ड प्लस यहाँ से अगर आप कांस्टेंट लॉस को प्लस कर दो तो आपका मिल जाएगा मैकेनिकल इनपुट। समझ में आया? मैकेनिकल इनपुट जितना हमने दिया उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या लॉस होगा, यहाँ पे लॉस होगा आपका फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा और फोल्ड लॉस हो जाएगा। तो आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस ये तो दिया हुआ है शायद से, आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस दिया हुआ है 950 वाट। तो अगर हम यहाँ से मैकेनिकल इनपुट को निकालना है, पकड़ लो मैकेनिकल इनपुट जितना मिला वहां से अगर आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस को आप हटाते हो तब जाके मिलता है कितना यहाँ पे पावर डेवलप्ड होता है कि नहीं? सो टोटल पावर डेवलप, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पावर डेवलप्ड और जनरेटेड इज इक्वल टू मैकेनिकल इनपुट, जितना मैकेनिकल इनपुट पावर मिला मेरे को यहां से, माइनस फ्रिक्शन लॉस प्लस आयरन लॉस। होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर मैं फ्रिक्शन लॉस और आयरन लॉस को हटा दूं मैकेनिकल इनपुट से, तब जाके उतना पावर डेवलप्ड होता है जनरेटर के अंदर, आर्मेचर में। और अगर उसके बाद जितना पावर डेवलप्ड होता है उस पावर से मैं अगर कॉपर लॉस को हटा दूं तब जाके मेरे को मिलता है कि पावर डिलीवर्ड। सो मैकेनिकल इनपुट को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? पावर डेवलप कितना हुआ? 254 वोल्ट। सो पावर डेवलप्ड इज 254 वोल्ट
और प्लस फ्रिक्शन लॉस और आयरन लॉस कितना है? द आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस इज 950 वाट प्लस 950 इज इक्वल टू योर मैकेनिकल इनपुट, एंड दिस मैकेनिकल इनपुट ये कौन दे रहा है? मेरा प्राइम मूवर दे रहा है, तो प्राइम मूवर का आउटपुट इज इक्वल टू योर मैकेनिकल इनपुट। सो 950 प्लस 254 कितना हो जाएगा? 950 प्लस 254 1204 1204 04 अरे नहीं, ये क्या कर दिया, ये वोल्टेज को ऐड कर दिया, यहाँ पे पावर ऐड करना है ना। 254 आपका क्या है? ईएमएफ है, तो पावर कितना होगा? आईए इंटू ये होगा ना। आईए कितना है? 200। तुम लोग बिना मरवाओगे। 200 इंटू 254 प्लस 950 is equal to 51,000 is equal to 51,750 watt। अभी सोचिए इतना कम कैसे? सो 51.75 किलोवाट ये होगा आपका प्राइम मूवर का आउटपुट। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग बोलता नहीं है ना, तो मेरे को डर लगता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना पावर डेवलप हुआ आर्मेचर पे प्लस द लॉसेस, कौन सा लॉस? यहाँ पे शाफ्ट पे जो लॉस हो रहा है मैकेनिकल सिस्टम पे, कितना लॉस हो रहा है? फ्रिक्शन लॉस हो रहा है और आयरन लॉस हो रहा है, तो वो उसको माइनस प्लस कर देंगे तो अपना मैकेनिकल इनपुट कितना मिल जाता है वो मिल जाएगा अपने को, है ना। और आर्मेचर पे पावर कितना डेवलप हुआ? ये इंटू आईए। सो आईए हमको पता है 200, ये पता है, ये तो हमने निकाला है अभी 254। तो ये हो गया प्राइम मूवर का इनपुट 51,750 वाट। अब निकालना है क्या भाई? नेक्स्ट 4 नंबर क्या निकल गया? ये निकल गया। अभी एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी में क्या क्या एफिशिएंसी निकालेंगे? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या था कि मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं कि जितना पावर हम डेवलप कर रहे हैं दैट डिवाइडेड बाय मैकेनिकल इनपुट हमने कितना दिया, वही तो आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो मैकेनिकल सिस्टम का आउटपुट क्या है? पावर डेवलप। और पावर डेवलप कितना हो गया यहाँ पे? तो हमने निकाला है 200 इंटू 254, ये इंटू आईए, ये इतना हमने पावर डेवलप किया। और पावर डेवलप डिवाइडेड बाय मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट कितना है अभी निकाला है हमने? मैकेनिकल इनपुट है 51750। अब करो 51750 200 into 254 divided by 51750 is equal to your 98.1%, है ना। इतना इलेक्ट्रिकल कितना होगा? अब इतना पावर यहाँ पे अगर डेवलप हुआ और कितना पावर हमको डिलीवर्ड मिला, उसका रेशियो बन जाएगा अपना इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो पावर डिलीवर्ड कितना है? 250 वोल्ट, कितना करंट? 195। सो भी है कितना है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट आई कितना है? करंट कितना है? 195 डिवाइडेड बाय हमने डेवलप कितना किया है पावर? 200 into 254, ये कितना निकलेगा? 250 into, करेक्ट लिख रहा हूँ ना? डिवाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 254, सो ये आएगा आपका 95.9%।
और ओवरऑल या फिर कॉमर्शियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि जितना पावर आपने डिलीवर किया अल्टीमेटली कितना मिला आपको और कितना इनपुट दिया था, बीच में जितना लॉसेस है पूरा लॉसेस को निकाल के, तो कितना हो जाएगा 250 into 195 divided by your mechanical input 51750 is equal to 250 into 195 divided by 51750 is equal to your 94.2%. Am I clear? Yes sir. पूरा समझ में आया? हाँ सर अभी आ गया सर। हाँ, तो ये जो मेन मुद्दा बात क्या है ना, मुद्दा बात ये है कि जब कभी भी आप मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इस टाइप के लॉसेस पावर का, तो आप एकदम क्लियरली पटक से आप ड्रॉ कर लो कि कौन सा मशीन बोल रहा है, शंट बोल रहा है, सीरीज बोल रहा है, कंपाउंड बोल रहा है, शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है। एक बार अगर हमने वो स्कीमेटिक ड्रॉ कर लिया, अब उसके बाद अपने दिमाग में क्या आना है कि पहला चीज जनरेटर है, तो फिर इसको कोई प्राइम मूवर घुमा रहा है, ये तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है टरबाइन का, दिख रहा है? यहाँ पे देख रहे हो टरबाइन लगा हुआ है पीछे वाला। सो टरबाइन क्या करेगा, आपका जनरेटर को घुमाएगा। अब टरबाइन जो घुमाएगा तो टरबाइन एक पावर लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, वही होगा अपना मैकेनिकल इनपुट, और उसी को हम बोलेंगे प्राइम मूवर का आउटपुट। तो जितना प्राइम मूवर का आउटपुट होगा उतना ही मैकेनिकल इनपुट अपना जनरेटर को मिल रहा है। अब जब टरबाइन ने घुमाया तो उसमें पहले लॉस क्या हो गया, टरबाइन का बियरिंग का लॉसेस है, तो जनरेटर का बियरिंग का लॉसेस है, तो जितना भी फ्रिक्शनल लॉसेस होगा जनरेटर और टरबाइन के बीच में गियर बॉक्स लगेगा, गियर बॉक्स का फ्रिक्शन लॉस आएगा, तो जो भी है टोटल फ्रिक्शन लॉस जितना है, एयर फ्रिक्शन लॉस है, सारा फ्रिक्शन लॉस को उड़ा दो तो मिलेगा जितना पावर इन हो रहा है फ्रिक्शन लॉस के बाद उतना मैकेनिकल इनपुट पावर मिल रहा है मेरे को। उसके बाद वही मैकेनिकल पावर जब घुमा तो फ्लक्स प्रोड्यूस किया, तो फ्लक्स जब प्रोड्यूस हुआ तो उसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस आ गए। अब उस हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को भी माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आर्मेचर पे एक वोल्टेज डेवलप्ड होगा, और एक वोल्टेज डेवलप्ड होगा तो एक पावर डेवलप्ड होगा। तो आर्मेचर का पावर मिला, मतलब पावर डेवलप मिला। अब पावर जो डेवलप हुआ आर्मेचर पे, उसके बाद वो करंट जब फ्लो करेगी आर्मेचर के कंडक्टर के थ्रू, तो वहां पे ईएमएफ वोल्टेज ड्रॉप होगा और वहां पे आपका पावर लॉस भी होगा। कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा आर्मेचर पे, वो कॉपर लॉस को हटा दो। अगर फील्ड वाइंडिंग से, तो फील्ड वाइंडिंग्स में अगर करंट पास कर रहा है तो फील्ड वाइंडिंग पे भी कॉपर लॉस होगा, उस कॉपर लॉस को भी हटा दो, तब जाके आपको जो मिलेगा वो क्या है, पावर डिलीवर्ड है। और उसी पावर डिलीवर्ड जो होता है उसी को हम रेटेड पावर भी बोलते हैं, टर्मिनल पावर भी बोलते हैं। जितना पावर आउटपुट मिला अपने को उतना ही मिला, डेवलप जो हुआ वो तो मिला नहीं, उससे कॉपर लॉस को माइनस करोगे तब जाके आपको पावर मिलेगा, है ना? क्लियर? हाँ सर क्लियर। ओके, तो इस बात को अगर ये पावर सिस्टम को अगर समझ जाते हो कि हाँ मैकेनिकल इनपुट दिया, उसमें से फ्रिक्शन लॉस को निकाल दिया, उसमें से हमने आयरन लॉस को निकाल दिया तो पावर डेवलप मिला, पावर डेवलप में से कॉपर लॉस को निकाल दिया तो पावर डिलीवर मिला। ईएमएफ जो जनरेट होगा, ईएमएफ में से हम अगर आर्मेचर में जितना ईएमएफ ड्रॉप होता है उसको निकाल देंगे तो ईएमएफ टर्मिनल का
या फिर रेटेड ईएमएफ मिल जाएगा। अगर सीरीज रेजिस्टेंस है तो आर्मेचर में जितना ड्रॉप होगा प्लस सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग है उस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जितना ड्रॉप होगा उसको माइनस कर देंगे तो डिलीवर्ड टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, और टर्मिनल वोल्टेज को ही रेटेड वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए खत्म यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी, बाय बाय। प्रैक्टिस करो बढ़िया बाय से। सर। मशीन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन है ना, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। ओके चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय।